नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हमें जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हमारे लिंग में पहले जितना तनाव नहीं आता है और मार्केट में जो है दवाइयाँ बहुत उपलब्ध है। किसी भी केमिस्ट के पास, दवाई के दुकानदार के पास जाओ तो वो हमें 10 रुपये 20 रुपये में गोली दे देता है। हमने जब देखा तो उनमें या तो सिल्डेनाफिल होती है या टाडालाफिल नाम का सॉल्ट होता है। आमतौर पर ये मैनफोर्स, मेगालिस या वाइग्रा नाम से मार्केट के अंदर मिल जाती हैं। तो हमें इनमें से क्या दवाई लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लें, किस स्थिति में क्या दवाई लें, क्या सावधानी रखें, किस दवाई का कैसे असर होता है, इस बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। एक्चुअल में इसमें क्या है, थोड़े दिन पहले एक इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आया था। एक 52 वर्ष का व्यक्ति था जो मेरे पास आया सुबह सुबह ही कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा क्या बात हो गई है? तो कि सर मैंने कल पहली बार ही किसी केमिस्ट की सलाह पर अपने सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो मेरे को पेनिस में इरेक्शन में थोड़ा ढीलापन लग रहा था, तो उसके लिए उसने मेरे को एक दवाई दे दी कि ये रात को सोने से 1 घंटे पहले ले लेना, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फील नहीं होगी और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मैंने वो दवाई ले ली, लेकिन इसका मेरे पे बहुत उल्टा असर पड़ गया। मैंने उनसे पूछा कैसे उल्टा असर पड़ गया? कि सर उस दवाई को लेने के आधे 1 घंटे बाद मेरा बहुत तेज़ सर दर्द होने लग गया, बहुत ही तेज़ सर दर्द होने लग गया। दूसरा, मेरा गला जो है वो एकदम जाम सा हो गया, गला सूखने लग गया, इस तरह महसूस होने लग गया। तीसरा, मुझे चक्कर से आने लग गए, ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरूंगा। और क्या असर हुआ कि मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो गई, दिल की धड़कन में घबरा गया, एकदम बहुत तेज़ हो गई, मेरा चेहरा लाल हो गया। इस तरह से मेरे को रात भर नींद ही नहीं आ पाई। उल्टा मतलब मैं तो एक अच्छी नींद की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, लेकिन उल्टा मेरे पे असर हुआ और मैं इन प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान हो गया उन टैबलेट को लेने के बाद। और तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि जो ये 2 तरह की दवाइयाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल है जो केमिस्ट देते हैं। एक तो है सिल्डेनाफिल और एक है टाडालाफिल। इनमें हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी दवाई क्या असर रखती है, किसको कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। इस बारे में बेसिक सी जानकारी मैं आपको देता हूं ताकि आपको भी कभी इस तरह से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। दोस्तों, सिल्डेनाफिल जो दवाई होती है वो जो होती है ये शॉर्टर एक्टिंग होती है, थोड़ी देर के लिए काम करती है। इसका असर जो है, अगर आपने दवाई ली तो 4 से 6 घंटे तक इसका असर रहता है। जबकि टाडालाफिल जो है वो लॉन्गर एक्टिंग होती है, इसका असर जो है वो 36 से 48 घंटे तक रहता है, यानी 1 से 2 दिन तक इसका असर बना रहता है। जबकि ये रात को ली तो सुबह इसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए इसको वीकेंड ड्रग भी कहते हैं। सैटरडे को ले ली तो संडे को भी अपना काम करती रहेगी, जबकि ये इमीडिएट उसी रात को काम करती है। दूसरा, ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर देखें कि कितनी देर में काम करती है, इसका मतलब हमें कब लेनी चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 से 2 घंटे के अंदर होता है। कम से कम 1 घंटे पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 1 घंटे पहले लेनी होती है। जबकि इसका एक्शन जो ऑनसेट है वो 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर ही हो जाता है। मतलब ये असर भी जल्दी करती है और इसका असर भी लंबा रहता है। तो अगर इमीडिएट ही प्लान बने सेक्सुअल इंटरकोर्स का तो बेनिफिशियल टाडालाफिल रहती है, क्योंकि उसका असर जल्दी आता है। और लेकिन अगर वेल प्लान्ड सेक्सुअल एक्टिविटी है तो सिल्डेनाफिल जो है वो 1 घंटा पहले ले लें तो उसका इफेक्ट आता है। तो फिर जब ये जल्दी काम करती है, लंबे समय तक काम करती है, तो इसे ही क्यों नहीं ले लिया जाए, इसे क्यों ले, ऐसा भी एक सवाल आता है। इसे इसलिए क्योंकि दोस्तों इसकी जो एफिकेसी है ना सिल्डेनाफिल की, वो टाडालाफिल से ज़्यादा है। जिन लोगों को टाडालाफिल भी इफेक्टिव नहीं लगती, उनको सिल्डेनाफिल पे इफेक्ट ज़्यादा महसूस होता है। मतलब जिनके पेनिस में इरेक्शंस टाडालाफिल से अप्रोप्रिएट इरेक्शन, डिजायर्ड इरेक्शन नहीं प्राप्त होता है, टाडालाफिल से उनको वो अप्रोप्रिएट या डिजायर्ड इरेक्शन प्राप्त होने लगता है। इसकी एफिकेसी इससे थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रेफरेंस भी ज़्यादा है। दूसरा, इसका जो कॉस्ट है मार्केट में वो भी थोड़ी कम है। सिल्डेनाफिल की कॉस्ट टाडालाफिल से थोड़ी कम, आमतौर पे 10 रुपये में ओवर द काउंटर शाम के समय मेडिकल स्टोर पे बिकती है ये दवाई। और डोज रेंज की हम बात देखें तो सिल्डेनाफिल जो है 25 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम पर डे तक ली जा सकती है। स्टार्टिंग डोज 25 मिलीग्राम होती है
बढ़ाते बढ़ाते इसको 100 मिलीग्राम तक जाया जा सकता है। जबकि टडालाफिल की डोजिंग जो है 2.5 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम पर डे होती है। पर डे मीन्स बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन टडालाफिल में एक खास बात है कि इसकी डोज को 2.5 मिलीग्राम एवरी डे भी लिया जा सकता है। ये पर डे नहीं, ये पर डोज सही रहेगा। इसको एवरी डे 2.5 मिलीग्राम लिया जा सकता है लोअर डोजेज में। जबकि सिल्डेनाफिल SOS ड्रग होती है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लान्ड हो तो लें, नहीं तो नहीं लें। तो इस तरह हमने देखा कि इन दोनों दवाइयों में क्या फ़र्क होता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि सिल्डेनाफिल जो है वो इसकी एफिकेसी थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर उसकी एफिकेसी ज़्यादा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे। तो हेडेक जो होता है वो सिल्डेनाफिल से ज़्यादा होता है। क्यों होता है दोस्तों हेडेक? इसको समझते हैं कि ये जो दोनों ही दवाइयाँ हैं ये वासोडाइलेशन करती है, यानी ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है। जो इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारे लिंग में तनाव कैसे आता है दोस्तों, कि जब वहाँ की ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती है, लिंग की ब्लड वेसल्स चौड़ी होती है, उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, तो उसमें तनाव आता है। तो ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है ताकि उसमें अधिक से अधिक ब्लड की सप्लाई हो सके। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये दोनों दवाइयाँ जो है सिर्फ पेनिस में ही ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर में और भी कई जगह ऐसी है जहाँ की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है, उनकी ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है। जैसे सिर की ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है तो हेडेक महसूस होने लगता है, फेस की ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है तो चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, ठीक है। या फेरिंग्स में, हमारे गले में ब्लड वेसल्स जो चौड़ी हो जाती हैं तो कंजेशन हो जाता है फेरिंग्स का, गला भारी या सूखा सूखा सा लगने लग जाता है। ब्लड वेसल्स के चौड़े होने से क्या होता है, बीपी फॉल होने लगता है, बीपी घटने लगता है। बीपी घटने से क्या है, उसको व्यक्ति को कई बार ऐसे लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी उसको सामने से आने लगते हैं। अब बीपी घटने से क्या है, कंपनसेटरी उसकी धड़कन बढ़ जाती है, धक धक उसको महसूस होने लग जाती है। तो इस तरह से उसे एक घबराहट सी महसूस होने लगती है कि ये क्या साइड इफेक्ट्स आए। दोस्तों, ये साइड इफेक्ट्स सभी में नहीं आते हैं, कुछ लोगों में आते हैं, पर पर्टिकुलरली हमें ध्यान क्या रखना है कि ओवर द काउंटर इन मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। क्यों, कई बार इनके कुछ जो है रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे प्रियापिज्म। प्रियापिज्म क्या होता है, पेनफुल पेनाइल इरेक्शन होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई बढ़ तो गई पेनिस की, लेकिन वो वापस कम नहीं हुई, नॉर्मल नहीं हुई, तो पेनिस वापस नॉर्मल साइज में नहीं आया। जो इरेक्ट पेनिस था वो इरेक्ट ही रह गया, अब वो नॉर्मल साइज में नहीं आ रहा, तो वो जो इरेक्ट पेनिस है वो थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाता है और इसका फिर इलाज ऑपरेशन से ही संभव है। तो प्रियापिज्म जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। कुछ लोगों को इस ड्रग से एलर्जी भी होती है, कुछ लोगों को विजुअल लॉस या हियरिंग लॉस जैसे प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं, लाखों में एक केसेस के अंदर विजुअल लॉस या हियरिंग लॉस जैसी प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी इन दवाइयों के होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओवर द काउंटर OTC इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम जो है वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। किस तरह की मुश्किल दोस्तों, कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसके कई कारण होते हैं, ठीक है। प्रमुख कारण में सबसे इंपॉर्टेंट कारण एज, व्यक्ति की उम्र। ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि जितना उम्र व्यक्ति की होती है 40 के बाद, लगभग उतने % पॉपुलेशन में ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मिलता है। यानी किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है तो 40% जो 40 साल की उम्र के लोग हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मिलेगा, 50 साल में 50% लोगों में, 60 साल में 60% लोगों में, 70 साल में 70% लोगों में। तो एज सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, इलनेसेज। जैसे ही 40 साल की उम्र के आसपास व्यक्ति आता है, उसको किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कोमॉर्बिड इलनेसेस शुरू होते हैं, उस बारे में उसके कारण भी उनको सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तीसरा, ओबेसिटी यानी मोटापा। जो लोग मोटे होते हैं उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस थोड़ी दिक्कत वाली होती है। चौथा, नशा। बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा करती हैं। पांचवा, मेडिसिन्स, जैसे बीपी, शुगर, इन सब की कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं तो या इनके कोई ना कुछ या तो ये मेडिसिन्स खुद सेक्सुअल डिस्फंक्शन करती है, या ये मेडिसिन जो ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है उससे आपस में ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन करती है, तो हमें इनके बारे में विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से ये कुछ विशेष कारण हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण हैं। तो जो डॉक्टर होगा वो आपके इन कारणों की विवेचना करेगा, उनको समझेगा कि किस कारण से हो रहा है,
क्या आपको साथ में कोई बीमारी है, क्या आपकी साथ में कोई दवाई चल रही है, क्या आप कोई नशा ले रहे हैं, उन सब को देखते हुए आपका मनोचिकित्सक आपके लिए एक सही दवा का चुनाव करेगा और आपको बताएगा कि ये गोली आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के इतनी देर पहले लेनी है, इस गोली को लेने के दौरान हमें ये सावधानियां रखनी है, ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं, इन दवाओं के साथ ये दवाई ले सकते हैं, ये दवाई नहीं ले सकते हैं। वो आपको सारी जानकारी देगा ताकि आप एक जो है सेफ तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स को एंजॉय कर पाएं, ना कि उस व्यक्ति की तरह परेशान हो जाएं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।